हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में भाग 3 मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार देख रहे थे, जिसमें अनुच्छेद 19, 20, 21 को देखा। आज हम उसी क्रम में स्वतंत्रता के अधिकार में अंतिम आर्टिकल अनुच्छेद 22 को देखेंगे, जिसमें मनमानी तरीके से जो गिरफ्तारी है या निवारक नजरबंदी के तरह से गिरफ्तारी है, तो उसमें संरक्षण की बात की गई है। ठीक, तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 22। ठीक, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में भाग 3 मौलिक अधिकार, जिसके अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें एक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर के कहां तक, 22 तक। उसमें आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 22। पहले इसको समझना होगा, समझने के बाद ही आप नोट करेंगे। ठीक, इसमें अनुच्छेद 22 कहता है कि मनमानी गिरफ्तारी मनमानी गिरफ्तारी मनमानी गिरफ्तारी गिरफ्तारी मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी और निवारक नजरबंदी और निवारक नजरबंदी में संरक्षण। ठीक, मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी में क्या, संरक्षण। ठीक, अगर आपकी गिरफ्तारी मनमानी तरीके से हुई है या निवारक नजरबंदी के तहत आप गिरफ्तार किए गए हैं, क्या निवारक नजरबंदी क्या होता है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा रुक करके। अगर इसके तहत आपकी गिरफ्तारी हुई है तो आपको क्या किया जा सकता है, संरक्षण मिल सकता है। ठीक, इसके लिए क्या क्या संरक्षण मिलता है। नंबर 1, इसमें कहा गया है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, जिसमें यात्रा की समय शामिल नहीं होती है, कहा गया इसमें कि कोई भी व्यक्ति जो अगर ऐसा किया है, जिसको मनमानी तरीके से गिरफ्तार किया गया है या निवारक नजरबंदी के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है, तो उसका ये अधिकार भी है स्वतंत्रता का कि उसको गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, कब, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होगा, पेश करना होगा न्यायालय के समक्ष। ठीक, वो इसका स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको हनन नहीं किया जा सकता। यही संरक्षण देता है आर्टिकल 22 कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और दूसरी चीज, जिसमें यात्रा की समय शामिल नहीं होगी। पता चला कि आप यूपी के रहने वाले हैं और पकड़े जाते हैं पंजाब में, तो पंजाब से यूपी लाने में जो समय लगेगा तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक, आपको पेश करना ही होगा यूपी के न्यायालय में, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा कि जितना समय उधर लगा है उसको इंक्लूड किया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर इसके बाद जो दूसरी इसमें बात आती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किए गए व्यक्ति को
गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा तथा उसे अपने मनपसंद वकील से परामर्श लेने की स्वतंत्रता होगी। ये जो दो प्रकार के अनुच्छेद 22 के तहत स्वतंत्रता दी गई कि अगर कोई भी व्यक्ति को मनमानी तरीके से गिरफ्तार किया गया है या निवारक नजरबंदी के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है, तो इसमें संरक्षण आर्टिकल 22 देता है। क्या संरक्षण देता है? कहता है कि पहले जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर, कहां 24 घंटे के अंदर, किसके सामने 24 घंटे के अंदर किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होगा? पेश करना होगा न्यायालय के समक्ष। फिर जिसमें यात्रा की समय नहीं शामिल होती है 24 घंटे के अंदर, जहां से कहीं से भी गिरफ्तार करके लेकर आए हों। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का क्या बताना होगा? कारण बताना होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया। ठीक, लोग पूछते हैं ना क्यों हमको गिरफ्तार कर रहे हैं आप पुलिस से, वो कारण बताना होगा पुलिस को। ऐसा ये संरक्षण देता है, ऐसी छूट प्रदान करता है कौन? हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 22 ऐसा हमको छूट देता है कि गिरफ्तारी का कारण हम पूछ सकते हैं पुलिस से, तथा उसने अपने मनपसंद वकील से क्या लेने की? परामर्श लेने की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी उसकी। ठीक, ये दो अधिकार दिए गए, लेकिन ये दो अधिकार उन व्यक्तियों को नहीं दिए गए हैं, दो व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। पहला और दूसरा दो व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। कौन कौन से वो व्यक्ति हैं? लिखेंगे अपवाद में वो दो व्यक्तियों को नहीं दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला लिखेंगे शत्रु अन्य देशीय, इसी को बोल सकते हैं एनमी, एलियन। दूसरा निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति। ठीक, ये दो व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा ये अधिकार, उपरोक्त अधिकार। आगे लिख लेंगे उपरोक्त अधिकार नहीं मिलेगा, उपरोक्त अधिकार नहीं प्राप्त होगा। अपवाद में शत्रु अन्य देशीय, इसका मतलब ऐसा है, ऐसा व्यक्ति जिसके साथ अगर भारत के साथ किसी दूसरे देश से युद्ध छिड़ा हो, युद्ध चल रहा हो, तो ऐसे समय में अगर वहां का कोई व्यक्ति अगर भारत में उसको मनमानी तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई है या निवारक नजरबंदी की तरह से गिरफ्तारी हुई है, तो उसको ये दोनों छूट नहीं दी जाएगी कि न्यायालय में उसको पेश किया जाए, ठीक, मजिस्ट्रेट के सामने, या उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाए। ऐसा नहीं किया जा सकता। न उसको किसी भी वकील को चुनने की स्वतंत्रता दी जा सकती है। ठीक, उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो कर लिया गया, वहां पर कोई भी सवाल जवाब नहीं होगा। ठीक, शत्रु अन्य देशीय का मतलब यही है कि ऐसा, इससे तात्पर्य ऐसे देश के नागरिक से है जिससे भारत का क्या चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, वो शत्रु अन्य देशीय में आ जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है बिना कुछ कारण बताए। फिर दूसरा आता है निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति। निवारक निरोध, इसके तहत दो तरीके से गिरफ्तारी होती है, एक नजरबंदी निवारक होती है और दूसरी दंडात्मक नजरबंदी होती है। एक जो होती है निवारक नजरबंदी का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति भविष्य में ऐसा लगता है कि वो खतरा बढ़ा सकता है, लोक व्यवस्था को भंग कर सकता है, कानून व्यवस्था को भंग कर सकता है, या उद्देश्य के लिए खतरा है, अगर ऐसा सरकार को लगता है कि नहीं वो आगे चल करके ऐसी दंगा प्रसाद कोई कार्रवाई कर सकता है, लोक व्यवस्था के कानून को भंग कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी को बोला जाता है नजरबंदी कर देगी। ठीक, यानी भविष्य में कोई भी ऐसा अपराध हो सके
या ऐसा कोई दंगा हो सके, ऐसे देश के लिए खतरा हो सके, ऐसे व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो निवारक नजरबंदी होती है। और दूसरा होता है दंडात्मक नजरबंदी। अपराध करने के बाद उस व्यक्ति को दंड देने के लिए जब गिरफ्तार किया जाता है तो दंडात्मक नजरबंदी होती है। तो इसके दो प्रकार हैं। निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति में हमने बताया एक निवारक नजरबंदी है, जिसको भविष्य में अपराध होने के डर की वजह से पहले पुलिस गिरफ्तार करती है, और दूसरा है कि वो व्यक्ति अगर अपराध कर दिया उसके बाद अगर गिरफ्तार किया जाता है तो दंडात्मक नजरबंदी है। ठीक, तो ये अपराध हैं दोनों। ऐसे दोनों के जो इस तरह से अगर गिरफ्तार होते हैं तो दोनों को गिरफ्तार होने पे ये अधिकार नहीं दिया जाएगा अगर इसके तहत गिरफ्तार हुए हैं जो अपवाद में है तो। ठीक, हमने लिखा है उपरोक्त अधिकार इनको नहीं प्राप्त किया दिया जाएगा या नहीं प्राप्त होगा। ये नहीं पूछ सकते, न किसी वकील के परामर्श ले सकते, कोई भी इनको कार्यवाही नहीं होने दी जाएगी। आगे अगर 24 घंटे के सामने न्यायालय में जब किसी भी व्यक्ति को मतलब भेजा जाएगा 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ठीक, तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने पर क्या हो सकता है? पहला हो सकता है इसमें क्या होगा? पहला हो सकता है जमानत। ठीक, जमानत जब मजिस्ट्रेट जमानत दे देगा, ठीक, जमानत हो जाएगा तो आपको बार बार तारीख लेना देने आना होगा। दूसरी चीज, तारीख पड़ती है ना, लोग आते हैं पेशी के लिए, वही जमानत। इसके बाद दूसरी चीज हो सकती है पुलिस हिरासत। पुलिस हिरासत, अगर पुलिस को लगता है कि नहीं कुछ पूछताछ करनी है तो ऐसे समय में वो मजिस्ट्रेट के सामने क्या कर सकती है? अपने हिरासत में मांग सकती है जो अपराधी है उसको। ठीक, तीसरा हो सकता है न्यायिक हिरासत। न्यायिक हिरासत, न्यायिक हिरासत, ये न्यायिक हिरासत क्या होता है? पुलिस पूछताछ करने के बाद पुनः मजिस्ट्रेट के सामने या पुनः न्याय मतलब जज के सामने क्या कर सकती है? न्यायिक हिरासत में जा सकती है, यानी मामला न्यायालय में ले जा सकती है पूछताछ के बाद कि जज के सामने सारा कुछ जो मामला निकल करके आया है उसको पेश किया जाए। ठीक, तो ये 24 घंटे के अंदर जब भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो तीन ही चीज हो सकती है, या तो जमानत होगी, या तो पुलिस हिरासत में ले सकती है पूछताछ करने के लिए, तीसरा न्यायिक हिरासत हो सकती है, यानी पुलिस पूछताछ के बाद फिर से पुनः न्यायालय में यानी जज के सामने क्या करेगी? सारा कुछ मामला रखेगी। तो मनमानी तरीके से या निवारक नजरबंदी में जो संरक्षण दिया गया है, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है तो उसको बस दो तरीके से छूट मिलती है। एक तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना होगा, उसको ज्यादा दिन तक अपने यहाँ पुलिस नहीं रख सकती थाने में, कब्जे में। और दूसरी चीज, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जो दूसरा संरक्षण मिलता है वो मिलता है कि क्यों गिरफ्तार किया गया उसको कारण बताना होगा, और उस व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील से क्या करना होगा? परामर्श लेने की उसकी स्वतंत्रता होगी, उसमें कोई भी रोक छेक नहीं कर सकता। ठीक, इसमें अपवाद है। अपवाद ये दिया गया है इसमें कि अगर कोई शत्रु अन्य देशी है, यानी जिसके साथ भारत है, भारत के साथ अन्य किसी देश से युद्ध चल रहा है, अगर वहां का कोई व्यक्ति है वो शत्रु है तो ऐसे समय में उपरोक्त अधिकार उसको नहीं दिया जा सकता। दूसरा, निवारक नजरबंदी के तहत अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, निवारक नजरबंदी का मतलब ये है, हमने बताया कि दो प्रकार की होती है। एक होती है निवारक नजरबंदी, जिसका मतलब होता है, निवारक नजरबंदी का मतलब भविष्य में अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करने वाला है, उसको डर है कि नहीं भविष्य में एक लोक व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को भंग कर सकता है, देश के लिए खतरा हो सकता है, ठीक है, ऐसा इसका संगठन है, तो ऐसे समय में उस व्यक्ति को इसके तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा होता है दंडात्मक नजरबंदी। ये तब गिरफ्तार किया जाता है उस व्यक्ति को जब वो अपराध कर लेता है, उसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जो दंड दिया जाता है वो आता है इसके तहत, दंडात्मक नजरबंदी के तहत। ठीक, निवारक नजरबंदी पर ही हमारे देश में समय समय पर अलग अलग तरीके से कानून बने हैं। ठीक, तो उसी कानून को हमको पढ़ना है। आइए देखेंगे निवारक नजरबंदी के तहत कौन कौन से कानून बने हैं। निवारक नजरबंदी के तहत कौन कौन से कानून बने हैं, आइए देखते हैं। निवारक नजरबंदी का मतलब सीधा सीधा यही समझना है हमको, भविष्य में अगर किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से अगर हमको खतरा लगता है, उसको पहले ही गिरफ्तार करवा दिया जाएगा। अगर गिरफ्तार कर ली पुलिस, वो जो पुलिस गिरफ्तार करती है वो निवारक नजरबंदी के ही तहत करती है। ठीक,
और वैसे व्यक्ति को ये जो संरक्षण हमने बताया 2 प्रकार का, ये दोनों संरक्षण उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक, किसको? जो व्यक्ति निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, और उसको भी नहीं दिया जाएगा जो विदेशी होगा, जिसके साथ भारत का क्या चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो दूसरे देश के साथ, उसको भी ये नहीं दिया जाएगा। तो हम देख रहे थे क्या, निवारक नजरबंदी, निवारक नजरबंदी, नजरबंदी, नजरबंदी हमने बताया ये 2 प्रकार के हैं। ठीक, पहला है दंडात्मक नजरबंदी, नजरबंदी ये तब दिया जाता है, दंडात्मक नजरबंदी, जब कोई भी व्यक्ति क्या कर ले, अपराध करने के बाद अगर इसको दंडित किया जाता है तो दंडात्मक क्या होता है, नजरबंदी होता है। ठीक, अपराध करने के बाद। और एक होता है निवारक नजरबंदी, निवारक नजरबंदी, नजरबंदी ये तब, इसके तहत तब गिरफ्तार किया जाता है, निवारक नजरबंदी के तब जब लगता है कि उसको भविष्य में ये व्यक्ति दंगा कर सकता है, कोई भी व्यक्ति दंगा कर सकता है, भविष्य में लोक व्यवस्था कानून को भंग कर सकता है। ठीक, ऐसे लगता है तो ऐसे समय में देश के लिए खतरा है अगर वो, तो ऐसे समय में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो, कोई भी नागरिक हो। ठीक, इसके बाद इसी के तहत हमारे भारत में अलग अलग तरीके के कानून आए हैं, जैसे संघ सरकार द्वारा लाया गया कानून, 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 लाया गया कानून, संघ सरकार द्वारा जो कानून लाया गया है, ठीक, वो है, पहला देखेंगे इसमें, पहला जो कानून आता है उसका नाम है मीसा, मीसा, मीसा फुल फॉर्म इसका लिखेंगे मेंटेनेंस, 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 मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, सिक्योरिटी एक्ट, सिक्योरिटी एक्ट। हिंदी में लिखेंगे आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, आंतरिक, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, व्यवस्था अधिनियम, सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। ये जो कानून मीसा आया था ये 1975 में, ठीक, बाई इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ठीक, देखिएगा 1975 में केंद्र सरकार द्वारा जो लाया गया कानून था वो था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। हमने बताया ये इसके तहत आता है, जो निवारक नजरबंदी है इसके तहत ये है। ठीक, निवारक नजरबंदी के तहत मीसा कानून आया कब, 1975 में। किसके तहत? भाई इंदिरा गांधी सरकार के तहत एक कानून आया, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की व्यवस्था लगाई थी भारत में, आपातकाल की जब घोषणा हुई थी। ठीक, तो आपातकाल के दौरान देश में कई नेताओं, जयप्रकाश नारायण, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ऐसे तमाम प्रकार के जो नेता थे, ठीक, इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस सरकार के खिलाफ में उतर आए और देश देश में जगह जगह पर इनके विरोध होने लगे 75 में। ठीक, इसी को देखते हुए इंदिरा गांधी ने आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, जो देश के लिए खतरा भी हो सकता था, इसी अधिनियम के तहत इंदिरा गांधी ने मीसा एक क्या बनाया, कानून बनाया, जिसके तहत निवारक नजरबंदी के तहत बड़े बड़े नेताओं को पूरे देश में क्या किया जाने लगा, गिरफ्तार किया जाने लगा। ठीक, सभी लोगों को पकड़ करके जो देश के बड़े बड़े नेता थे, जो जन आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे, जयप्रकाश नारायण जैसे, लालू प्रसाद यादव जैसे, इन लोगों की, इन नेताओं को गिरफ्तार कर करके जेल के अंदर, मोरारजी देसाई जैसे लोगों को देश के जेल के अंदर किया जाने लगा। किसके तहत गिरफ्तारी हो रही थी? निवारक नजरबंदी के तहत उनकी गिरफ्तारी होने लगी। और ये कानून 1975 से लेकर के 1978 तक चला। 1978 में फिर इसको खत्म कर दिया गया मोरारजी देसाई की सरकार में। ठीक, इंदिरा गांधी सुरक्षा व्यवस्था, इंदिरा गांधी सरकार ने जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम लाया था, इसके तहत बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। ठीक, 1975 में जब ये कानून आया मीसा, तो इसी के समय में
लालू प्रसाद यादव भी जेल के अंदर थे, और जब लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर थे तो उसी समय उनकी एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम भी मीसा रख दिया गया इसी कानून के तहत। ठीक, इसी कानून के तहत उसका नाम भी क्या रख दिया गया, मीसा रख दिया गया। फिर इसको 1978 में जब रद्द कर दिया गया तो फिर एक दूसरा कानून बन करके आया, ठीक, जिसका नाम था टाडा। टाडा टाडा इसको बोलते हैं, टाडा को, इसका फुल फॉर्म नोट करेंगे टाडा का, टेररिस्ट 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 एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज ठीक, टाडा। ये कानून जो आया था ये 1985 से और 1995 के बीच तक रहा। 95 में इसको खत्म कर दिया गया। ठीक, 95 में इसको भी खत्म कर दिया गया। ये जो आया हुआ था टाडा कानून, नीचे आप कहीं कोष्टक में इसको लिख लेंगे। टाडा जो कानून आया था ये पंजाब में जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था गड़बड़ हो रही थी, ठीक, पंजाब में जो बढ़ते आतंकवाद के हिस्से थे उनको कम करने के लिए सेना जो थी उसको विशेष बल दिया गया था। ठीक, विशेष अधिकार दिया गया था। जो हमारी भारतीय सेना थी इसको विशेष अधिकार दिया गया था। 1984 में इसका मूल कारण 1984 में इंदिरा गांधी का निधन, जिसमें यशवंत सिंह सतवंत सिंह दोनों भाइयों जो सिख थे, दोनों भाइयों के द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या, फिर 84 में सिख दंगा, इन सबको ही रोकने के लिए पंजाब में जो आतंकवाद का स्तर बढ़ रहा था उसी को देखते हुए इसको 85 में टाडा कानून केंद्र सरकार को लाना पड़ा। ठीक, सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम जैसे था उसी के तहत सरकार द्वारा जो निवारक नजरबंदी के तहत एक अगला कानून लाया गया टाडा, जिससे पंजाब में जो है आतंकवाद जो बढ़ रहा था उसको कम किया जा सके। इसीलिए सेना जो थी भारतीय उसको कुछ विशेष अधिकार दिए गए। उसी अधिकार का कुछ दुरुपयोग होने लगा तो 95 में इसी अधिकार के तहत इसको खत्म कर दिया गया। ठीक, किसको, टाडा को। फिर तीसरा जो अधिकार मिला उसका नाम था पोटा। क्या, पोटा। ठीक, पोटा ये 2002 में आया। ठीक, ये कानून 2002 में आया, 2002 में आया। फिर 2004 में इसको खत्म कर दिया गया, 2004 में इसको खत्म कर दिया गया। इसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ, लिखेंगे प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक, ये जो आया था ये भी आतंकवाद को ही रोकने के लिए आया हुआ था। ठीक, जो आतंकवाद की भारत में भूमिका बढ़ रही थी उसी भूमिका को नष्ट करने के लिए पोटा भी आया और 2004 में इसको नष्ट कर दिया गया। ठीक, खत्म कर दिया गया। इसी के तहत 1980 में एक नया कानून बन करके 1980 में एक और कानून बना था, वही आज भी लागू है और पहले से लागू था। ठीक, जो था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। क्या, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जो आया था, एक था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। ठीक, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, इसी को बोलते हैं एनएसए। ठीक, या इसी को नाम है रासुका। इंदिरा गांधी की सरकार में ही कानून बना था एनएसए। इसके तहत क्या होता है कि अगर भविष्य में किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति से खतरा है हमें, ठीक, इस कानून राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून है इसके तहत अगर भविष्य में हमें लगता है कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश के लिए खतरा है, वो लोग व्यवस्था को कहीं न कहीं भंग कर सकता है, ठीक, उसके लिए आपको उसको डर है सरकार को कि नहीं कहीं न कहीं कुछ ऐसा हमारे लिए कर सकता है, ठीक, जिसे हर चीज आपूर्ति, जैसे कोई भी सेवा आपूर्ति है वो बाधित हो सकती है। ठीक, उसके डर की वजह से सरकार इसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में जो आया था उसके तहत एनएसए, जिसे रासुका भी बोलते हैं, इसके तहत उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। जो निवारक नजरबंदी हमने पिछले समय में भी बताया है
ये जो कानून है ये समवर्ती सूची का विषय का कानून है। कौन? निवारक नजरबंदी। यहाँ कहीं लिख लेंगे निवारक नजरबंदी जो है ये समवर्ती सूची के विषय का कानून है। ये यहीं पर लिख लीजिए, ये समवर्ती सूची के विषय का कानून है। यहीं पर समवर्ती सूची के विषय का कानून है, समवर्ती सूची का विषय। ठीक, समवर्ती सूची का विषय का मतलब जो हमने पिछले समय में समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची बताया है, उसमें समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी केंद्र सरकार भी इसको लागू कर सकती है, राज्य सरकार भी लागू कर सकती है। केंद्र सरकार ने हमने बताया अब तक मीसा कानून लेकर आया, पोटा कानून लेकर आया, टाडा लेकर आया, फिर पोटा लेकर आया। मीसा को खत्म हुआ तो टाडा आया, टाडा खत्म हुआ तो पोटा आया। पोटा के बाद आज भी केंद्र सरकार एनएसए रासुका लगाई हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 के तहत एनएसए रासुका के तहत क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को अगर लोक व्यवस्था के लिए, देश के लिए अगर खतरा है, ऐसे समय में उसको क्या किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को या सेवा आपूर्ति में वो कहीं न कहीं राज्य की व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं अगर वो ऐसा कर सकता है, कोई भी आपत्ति या ऐसा कार्य कर सकता है जिससे देश के लिए खतरा है, तो ऐसे समय में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर इसी के तहत राज्यों में जो राज्य सरकारें हैं उन बहुत से लगाई हुई हैं अलग अलग तरीके के कानून। ठीक, जैसे राज्यों में लिखेंगे, राज्यों में जो सरकारें लॉन्च की हैं क्या है, यूपी कोका। ठीक, एम कोका। महाराष्ट्र सरकार, ये महाराष्ट्र सरकार का है, एम कोका महाराष्ट्र में, और ये उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से सभी राज्य क्या बनाए हुए हैं, निवारक नजरबंदी कानून बनाए हुए हैं रासुका के तहत। यूपी कोका उत्तर प्रदेश में, एम कोका कहां पर, महाराष्ट्र सरकार के तहत। ठीक, ये उदाहरण इस प्रकार से तमाम राज्यों में रासुका इसी तरह बना हुआ है। ठीक, जिसे भविष्य में अगर खतरा हो सकता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। भारत में कुल 4 प्रकार की निवारक नजरबंदी बताई गई है। ठीक, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक, 4 प्रकार की बताई गई है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं कौन से वो 4 प्रकार हैं। देखिए, क्लास को 1 से 2 बार देखेंगे तभी ये चीजें समझ में आएंगी, इस तरह से तो नहीं आ सकती। अगर आप सोचे कि एक बार में आ जाए तो फिर मुश्किल है आना। चलिए देखेंगे, भारत में निवारक नजरबंदी के 4 आधार हैं। लिखेंगे भारत में निवारक नजरबंदी के 4 आधार हैं। 4 आधार हैं। ठीक, 4 आधार हैं। लिखेंगे पहला, राज्य की सुरक्षा। ठीक, पहला आधार है राज्य की सुरक्षा। अगर कोई भी व्यक्ति राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, तो ऐसे व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है कभी भी। पहला आधार ये है, इसके तहत, इस आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा है लोक व्यवस्था। दूसरा आधार लोक व्यवस्था, यानी अगर वो जनहित या लोक व्यवस्था का जो कानून है, ठीक, अगर ऐसे समय में लगता है कि वो खतरा है, उसके लिए वो खतरा पैदा कर सकता है, लोक व्यवस्था कानून को भंग कर सकता है, तो ऐसे समय में इस आधार पे भी उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा आधार रहा। तीसरा आधार लिखेंगे विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध में, राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। ठीक, विदेशी राज्यों के मित्रतापूर्ण संबंध का मतलब इसमें वो चीज आता है, जैसे रूस हमारा देश है या अमेरिका हमारा देश है। अमेरिका हमारा मित्र, अगर मान लेते हैं हमारा मित्र देश है, वहां के जो बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आए हुए हैं, और भारत में अगर आए हैं तो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो
उसको पसंद नहीं करता है तो भारत में उसको मारने के लिए बम की व्यवस्था कर ले, या कोई ऐसा संगठन है जो उनको मारने की कोशिश में लग जाए, तो ऐसे व्यक्ति को, जो विदेशी राज्यों के हमारा मित्रतापूर्ण संबंध है हमारे देश का, अगर वो भारत में आया हुआ कोई व्यक्ति और भारतीय कोई ऐसा नागरिक है या दूसरा कोई शत्रु ऐसा नागरिक हमारे बगल का जैसे पाकिस्तान है, वो चाहता है कि भारत को, जो भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं, जो इनका मित्रतापूर्ण संबंध है उसको हम खराब करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहता है, तो ऐसे समय में वो कहीं ना कहीं भारत को बेइज्जत करने के लिए, भारत पर आरोप लगाने के लिए, अगर उसका कोई व्यक्ति बम फोड़ता है या भारत में अगर ऐसा होता है तो इस आधार पे अगर पकड़ लिया जाता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वही है, विदेशी राज्यों के मित्रतापूर्ण संबंध में अगर कोई बाधक बनता है, ठीक उस चीज को कोई रोकने के लिए आता है, तो ऐसे समय में निवारक नजरबंदी के तहत उसको क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा सकता है। चौथा लिखेंगे, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, सेवाओं की आपूर्ति, सेवाओं की आपूर्ति। कोई भी व्यक्ति है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए सब्जी, जल, बिजली, ठीक हमारे दैनिक जीवन के लिए अगर कोई भी व्यक्ति उस किसी भी आपूर्ति में, जो हमारे दैनिक जीवन की जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, ठीक आवश्यक चीजें हैं, अगर उनको कहीं भी कहीं आपूर्ति होने में कोई बाधक बन रहा है, तो ऐसे समय में भी उसको निवारक नजरबंदी के तहत क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। भारत में इन्हीं 4 को निवारक नजरबंदी का आधार बताया गया है। ऐसे समय में अगर ऐसे तरीके से किसी भी व्यक्ति को पाया जाता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक, क्या हमने बताया, राज्य की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए वो खतरा अगर बना है, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है निवारक नजरबंदी के तहत। ठीक, लोक व्यवस्था का मतलब है वो जनहित की जो कानून है उसके तहत, लोक व्यवस्था जो कानून है उसको अगर कहीं कहीं कानून की सीमा को उल्लंघन करने के लिए तैयार है या भविष्य में कर सकता है, तो ऐसे समय में उसको इसके तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। इस आधार के बेस पे एक क्वेश्चन मजिस्ट्रेट पूछेगा पुलिस से, किससे, पुलिस से, आपने गिरफ्तार क्यों किया इस व्यक्ति को, तो पुलिस ने जवाब देगी कि राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये व्यक्ति इस प्रकार से प्रूफ देगी। लोक व्यवस्था के सुरक्षा के लिए, लोक व्यवस्था कानून के लिए व्यक्ति खतरा पैदा कर सकता है, इस आधार पर महोदय हमने गिरफ्तार किया है सर। अगला कर सकता है विदेशी राज्यों के मित्रतापूर्ण संबंध, यानी हमने वही उदाहरण बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है भारत आए हुए हैं, उनका भारत से अच्छा संबंध है, पाकिस्तान इस देश को वो नहीं देखना चाहता है कि नहीं भारत का ऐसा अच्छा संबंध रहे। ऐसे समय में वो भारत को बेइज्जत करने के लिए क्या करेगा, इस संबंध को कहीं ना कहीं खराब करना चाहेगा। तो उसका अगर कोई भी व्यक्ति या अपना ही कोई भारतीय व्यक्ति को पैसा देकर के ऐसा उनको मरवाने की साजिश रचता है, तो वो व्यक्ति कहीं न कहीं हमारे जो मित्रतापूर्ण संबंध है देश को, उसको खराब करना चाह रहा है। ऐसे समय में गिरफ्तार किया जा सकता है उस व्यक्ति को, या भविष्य में अगर ऐसा लगता है कि वो कर सकता है तब भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, हमारे दैनिक जीवन जीने के लिए जो हमें आवश्यक वस्तुएं हैं, अगर उसकी आपूर्ति में कोई बाधक आता है तो कहीं न कहीं निवारक नजरबंदी का कार्य तहत उसको क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। वो स्वतंत्रता के अधिकार को क्या किया, हनन किया। ठीक, तो ये 4 आधार बताए गए। जो निवारक नजरबंदी है ये अधिकतम, कम से कम, अधिकतम इसके तहत किसी भी व्यक्ति को 90 दिनों के लिए क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। कितने दिनों के लिए, 90 दिनों के लिए गिरफ्तारी हो सकती है, अधिकतम 90 दिनों के लिए। ठीक, अगर ऐसा लगता है कि 90 दिनों के बाद भी देश के लिए खतरा है या और कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे समय में एक सलाहकारी बोर्ड की गठन किया जाएगा। सलाहकारी बोर्ड में वही लोग शामिल होंगे, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं या वर्तमान जज हो सकते हैं। 3 सदस्यीय पीठ का आयोजन किया जाएगा, मतलब एक 3 सदस्यीय सलाहकारी बोर्ड की स्थापना की जाएगी। उसी बोर्ड के तहत इसको रखा जाएगा और उसके तहत उसको लंबे समय तक क्या किया जा सकता है, उस व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। कम से कम 90 दिनों तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, और उस तरह से अधिकतम समय के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है जब एक सलाहकारी बोर्ड का गठन कर लिया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 22 रहा है। ठीक, जो मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी में क्या करता है, संरक्षण देता है, यानी कुछ छूट देता है। अगर आपकी गिरफ्तारी कर ली गई है मनमानी तरीके से या निवारक नजरबंदी के तहत की गई है तो कुछ छूट मिलती है, लेकिन अपवाद में भी हमने बताया कब कब छूट नहीं मिलेगी। उसके तहत कौन कौन से कानून आए केंद्र में, राज्य में, ये किस विषय का मतलब है, सूची किस सूची में आता है, किस विषय का कानून है, हमने इसको भी आपके सामने रखा। अगले आर्टिकल में हम लोग मिलते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक,
आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर, जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।